अपने इस धरती के सापेक्ष तुम रुके हुए हो और चंदा मामा के सापेक्ष तुम अपने अक्ष पे भी घूम रहे हो पृथ्वी के साथ-साथ और सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगा रहे हो। तो क्या अब हमें इस चीज़ का फ़ील डेवलप हो गया है क्या कि हाँ यार, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं? ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आखिर गति देख किसके हिसाब से रहे हैं? क्योंकि गति भी अलग-अलग हो जाती है। जैसे-जैसे आप चीज़ों को चेंज करते हो, गति चेंज होती है। जब x, y टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे, तो आप ये बोलोगे कि सर इस प्रेक्षक के सापेक्ष या जो आपने माना है इस मूल बिंदु के सापेक्ष आपकी वस्तु रुकी हुई है, विरामावस्था में है। जैसे विस्थापन और दूरी को अपन कंपेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक वेक्टर है, एक स्केलर है, एक अदिश है, एक सदिश है। वैसे ही अपन चाल और वेग को भी कंपेयर नहीं कर सकते, पर अपन वेग के परिमाण को चाल से कंपेयर कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, शुरू करें? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। वॉइस वगैरह एकदम क्लियर आ रहा है? जस्ट एक बार बता दो फटाफट से। एवरीथिंग इज़ फाइन, ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है? शुरू कर सकते हैं? चलिए, तो आज हम पहला चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों ने लास्ट चैप्टर वेक्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ लिया होगा। अच्छे सवाल वगैरह सब कुछ लगाए होंगे, टेस्ट आपने अच्छे से दिया होगा। एक बार टेस्ट का रिजल्ट हम लोग आज एनालाइज़ करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि आप लोग कहाँ कमी रह गई, क्या दिक्कत हुई। बाकी अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से आपकी फिजिक्स स्टार्ट हो रही है। तो आज आपको थोड़ा-सा और एटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ में अपने सिलेबस को देखना है। आज से आपको क्या करना होगा, आज से आपको फिजिक्स को समझने की कोशिश करनी है। अब तक आप मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। आज से इस क्लास से आपकी फिजिक्स की शुरुआत हो रही है। आपको फिजिक्स पे बेटर ध्यान देना है। आपको ये कोशिश करनी है कि हम एक सवाल को कंसेप्चुअल लेवल पे देखने की कोशिश करें और मैथमेटिक्स उसमें सपोर्ट का काम करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स को हिंदी में गतिकी कहते हैं। अब हम काइनेमैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जहाँ से हम फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं आज। सर काइनेमैटिक्स आखिर होता क्या है? काइनेमैटिक्स में हम किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? काइनेमैटिक्स क्या है? इसको कैसे डिफाइन करते हैं? दोस्तों कुछ ध्यान से सुनो। अगर हम किसी वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं, बिना उसके कारण को जाने, गति क्यों हो रही है, इस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, गति कैसे हो रही है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको गतिकी कहते हैं। लिखें, गति का अध्ययन गति का अध्ययन बिना उसके कारण को जाने, गति का अध्ययन गति का अध्ययन बिना उसके कारण को जाने। मतलब स्टडी ऑफ मोशन स्टडी ऑफ मोशन विदाउट स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग मतलब जानना, विदाउट नोइंग इट्स कॉज। तो कारण को जाने बिना अगर हम गति का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग गतिकी कहते हैं, ठीक है, काइनेमेटिक्स कहते हैं। अब बेसिकली गतिकी भी यहाँ पे हम तीन हिस्सों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गतिकी में पढ़ेंगे एक विमीय गति। इसको हम बोलेंगे 1D मोशन। 1D, डी मतलब डायमेंशन, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, 1D, वन डायमेंशनल मोशन। अच्छा बेटा, सर वन डायमेंशनल मोशन में क्या होगा? यार वन डायमेंशनल मोशन में ना वस्तु एक सीधी रेखा पे चलेगी, ऐसे। जैसे ये सीधी रेखा है कोई सी भी, तो इस सीधी रेखा पे चल सकती है। या तो सीधी रेखा पे इधर चलेगी, ऐसे, या सीधी रेखा पे इधर चलेगी। पर वस्तु चलेगी सीधी रेखा पे। तो जब आपकी वस्तु सीधी रेखा पे चलेगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन। फिर आता है टू डायमेंशनल मोशन। उसमें फिर आप पढ़ोगे प्रक्षेप्य गति।
प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना, वो द्विविमीय गति है। द्विविमीय गति कैसे? जैसे मान लो ये बॉल है, बचपन में आपने बहुत खेला होगा बॉल, सभी भी खेलते होगे। ये जो बॉल है इसको आपने ऐसे फेंका किसी वेग यू से, तो जब आप बॉल को ऐसे फेंकते हो तो आपकी कॉमन सेंस कहती है कि बॉल ऐसे जाती है धरती के ऊपर। जब बॉल ऐसे जा रही है तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो ये दो एक्सिस को काम में ले रही है। मतलब इसके मोशन को समझने के लिए, इसकी गति को समझाने के लिए हमें दो एक्सिस की आवश्यकता होगी। ऐसे, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसके मोशन को समझाने के लिए तो हम कोई भी एक एक्सिस से काम चला सकते हैं, जैसे एक्स है या वाई है या जेड है, किसी भी एक से काम चल सकता है। पर बॉल को ऐसे फेंका है और बॉल यूं जा रही है, तो इस बॉल के दो एक्स और वाई दोनों चेंज होंगे समय के साथ साथ, आगे भी बढ़ेगी ऊपर भी जाएगी, है ना, इस तरीके से। तो एक्स और वाई दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी। हो सकता है एक्स वाई कंपलसरी नहीं है, आप वाई जेड भी ले सकते हो, आप एक्स जेड भी ले सकते हो, पर मोटी मोटी बात यह है कि कोई बॉल अगर यूं जा रही है तो फिर वहां पे दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, और इसको अपन प्रक्षेप्य गति के नाम से जानते हैं। तीसरा फिर आप इसमें पढ़ोगे सापेक्ष गति, और सापेक्ष गति इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, जहां पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। सापेक्ष गति अर्थात रिलेटिव मोशन, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा। और रिलेटिव मोशन दोनों में पढ़ते हैं हम लोग। रिलेटिव मोशन हम 1D में भी पढ़ते हैं, रिलेटिव मोशन हम 2D में भी पढ़ते हैं। इस तरीके से आपका चैप्टर का फ्लो रहेगा। कर लीजिए, ये अपन ने चैप्टर का फ्लो देखा। दिस इज द फ्लो। ये चैप्टर का फ्लो है। बढ़े आगे। नोटेड। अच्छा चलिए, अब हेडिंग लगाएंगे गति, मोशन। देखो, मोशन के लिए जो सबसे पहली लाइन आपके दिमाग में रहनी चाहिए, या मोशन के लिए सबसे पहली लाइन जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि गति एक सापेक्ष पद है। गति एक सापेक्ष पद है। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। ये बहुत काम का स्टेटमेंट है, समझते हैं इसको। अच्छा देखो, जैसे मान लो एक कार है या एक ट्रेन है फॉर एग्जांपल, या एक बस है। इस बस में दो लोग जा रहे हैं। कौन कौन जा रहा है? बस में एक तो ए बैठा हुआ है, एक बस में बी बैठा हुआ है। बस आगे जा रही है, मान लेते हैं बहुत तेज चल रही है बस, तो बस 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रही है। फुल स्पीड से बस तेजी से गुजर रही है। और यहाँ जमीन पे खड़ा हुआ एक बच्चा उन दोनों को देख रहा है जाते हुए, वो सी है। अगर हम ये पूछें कि ए का वेग बताओ सी के सापेक्ष, तो आप सोचें क्या होगा। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ए का वेग बताओ बी के सापेक्ष, तो आपको ये सोचना है कि क्या होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट, सोचिए। दिमाग में कॉमन ऑब्जर्वेशन है, मतलब फिजिक्स में ना कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत बड़े फॉर्मूले लगते हैं, नहीं, बहुत छोटे से कंसेप्ट से हम फिजिक्स में बड़े बड़े फॉर्मूले बनाते हैं। बाकी फिजिक्स में कंसेप्ट बहुत बेसिक होते हैं। आप अपने आप को इमेजिन करो इस सिचुएशन में, और फिर जवाब देने की कोशिश करो कि ए का वेग सी के सापेक्ष क्या होगा और ए का वेग बी के सापेक्ष क्या होगा। थिंक, सोचिए बेटा, सोचिए। अपने दिमाग में एक आंसर लेके चलिए, फिर हम देखेंगे आपका आंसर सही है गलत है, वो बात की बात है।
सोच लिया? चलो लॉजिकली देखते हैं। ये बस आगे जा रही है? जी सर, बिल्कुल जा रही है। बस में ए बैठा हुआ है, बस में बी बैठा हुआ है। कोई जमीन से खड़ा होकर देखेगा तो सी को बस आगे जाती हुई दिखाई देगी 120 किलोमीटर पर आवर से। सी को बस में बैठा हुआ ए भी आगे जाता हुआ दिखाई देगा 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बस में बैठा हुआ बी भी सी को आगे जाता हुआ दिखाई देगा 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब ये जो बस और बस के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सी को सी के सापेक्ष, मतलब सी अगर देखेगा उनको तो सब बस वाले आगे जाते हुए दिखाई देंगे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसको कैसा लगेगा ए के बारे में? तो इसको ऐसा लगेगा कि ए आगे जा रहा है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और मान लेते हैं कि ये दिशा, मानना क्या है, दिशा ईस्ट होती है ना, पूर्व है, तो वो बोल देगा पूर्व की ओर, ईस्ट की तरफ, है ना बेटा? अच्छा, ए का वेग बी के सापेक्ष आपको क्या लगता है? देखो बी एस बोलेगा कि यार मैं बस में बैठा हुआ हूं, मेरे साथ साथ ए भी बस में बैठा हुआ है, मैं जब भी देखता हूं मुझे ए अपने पड़ोस में दिखाई देता है। तो बी ए से बात कर रहा है, ए जो है वो बी से बात कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। मतलब दोनों को ऐसा लगेगा कि हम तो एक दूसरे के लिए चल ही नहीं रहे। ये भी वहां बैठा है, मैं भी वहां बैठा हूँ, साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में बातें कर रहे हैं, सब कुछ है। तो एक दूसरे के लिए, मतलब अगर आप बी से पूछोगे ए चल रहा है क्या, तो बी बोलेगा नहीं नहीं, ए कहाँ चल रहा है, मेरे लिए तो ये रुका हुआ है, मेरे साथ में बैठा है, जहां मैं हूं वहीं पे वो बैठा हुआ है, अर्थात जीरो। मतलब सी के लिए आप बोल सकते हो कि ए जो है वो गतिमान है, और बी के लिए आप ये बोल सकते हो कि ए जो है रुका हुआ है। रुके हुए को बोलते हैं विरामावस्था, विराम की अवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं एट रेस्ट। तो आपने ऑब्जर्व किया, एक ही व्यक्ति ए किसी के सापेक्ष चल रहा है, एक ही व्यक्ति ए किसी के सापेक्ष रुका हुआ है। इसलिए हमने ये बात बोली है कि गति एक सापेक्ष पद है। आपको हमेशा ये बताना पड़ेगा कि आप किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल और दूं। आप सब लोग रुके हुए हो कि चल रहे हो? कितने बच्चे कहते हैं कि हम रुके हुए हैं? आप चल रहे हो क्या? कितने बच्चे कहते हैं आप चल रहे हो? मैं कह रहा हूं आप चल रहे हो। आप सब पृथ्वी पर बैठे हुए हो, सारे के सारे पृथ्वी पर बैठे हुए हो। अगर मैं धरती के सापेक्ष बात करूं तो आप सब रुके हुए हो, चुपचाप बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सर हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो बैठे हैं। देखो रामस्वरूप बोलेगा मैं तो बैठा हुआ हूँ सर, देखो लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कहाँ चल रहा हूँ। हाँ, धरती के सापेक्ष आप कोई भी नहीं चल रहे हो। पर अगर कोई चंदा मामा से बैठ के आपको देख रहा है, फिर मून से बैठ के देख रहा है, फिर वो तो बोलेगा कि तुम धरती के साथ साथ ऐसे गोल गोल भी घूम रहे हो अपने अक्ष पे, और सूरज के भी चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो। अपने इस धरती के सापेक्ष तुम रुके हुए हो, पर चंदा मामा के सापेक्ष तुम अपने अक्ष पे भी घूम रहे हो पृथ्वी के साथ साथ, और सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगा रहे हो। तो क्या अब हमें इस चीज का फील डेवलप हो गया है क्या, कि हाँ यार ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं। ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम आखिर गति देख किसके हिसाब से रहे हैं, क्योंकि गति भी अलग अलग हो जाती है। जैसे जैसे आप चीजों को चेंज करते हो गति चेंज होती है। सर कोई अच्छा सा शब्द दो ना, कोई ऐसा वर्ड दो ना जो इस चीज पे फिट बैठता हो। तो यहाँ पे अब मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखना, प्रेक्षक, ऑब्जर्वर। कौन कहाँ से बैठ करके देख रहा है, उसके हिसाब से गति के बारे में बात होगी। प्रेक्षक, ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सी जो है ये क्या था, प्रेक्षक। यहाँ पे ये प्रेक्षक था, और नीचे वाले केस में प्रेक्षक कौन था, बी प्रेक्षक था। तो प्रेक्षक के सापेक्ष हम देखेंगे गति को। हाँ, तो गति की परिभाषा लिखें, पहले विरामावस्था की परिभाषा लिखते हैं। आप ही लोग अपने हिसाब से कॉपी कर लो। विरामावस्था की परिभाषा लिख रहा हूं मैं। प्रेक्षक के सापेक्ष यदि वस्तु की स्थिति में, प्रेक्षक के सापेक्ष यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है
तो उसे विरामावस्था में कहा जाएगा। से विरामावस्था में कहते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, गति। जैसे मान लो एक प्रेक्षक के सापेक्ष वस्तु वहीं की वहीं रखी हुई है, जैसे मेरे सापेक्ष बात करते हैं, मेरे सापेक्ष ये कैमरा भी यहीं का यहीं है, थोड़ी देर बाद भी यहीं होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा ये कैमरा मेरे लिए चल ही नहीं रहा है, रुका हुआ है। अच्छा, और गति की अवस्था क्या होती है? गति, मोशन क्या होता है? यदि वस्तु की स्थिति प्रेक्षक के सापेक्ष परिवर्तित हो रही है, तो उसे गति में कहा जाता है। तो उसको किस में कहते हैं? गति में। ठीक है, डन है। अच्छा, अब देखो, हम प्रेक्षक किसको बोलेंगे हमारी आम बोलचाल की भाषा में, या फिर हम फिजिक्स में प्रेक्षक किसको लेके चलेंगे? तो हमने कहा एक काम करते हैं, हम एक कार्तीय चिन्ह परिपाटी बनाते हैं, अर्थात सिंपल निर्देश तंत्र बनाते हैं। ये हमारा निर्देश तंत्र है। इस निर्देश तंत्र को हम प्रेक्षक कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इंग्लिश थोड़ी अच्छी है इसकी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं इसको। तो इतना टफ वर्ड, अरे कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। हमने फिजिक्स में एक प्रेक्षक बना दिया है। वो प्रेक्षक क्या है? वो प्रेक्षक ये एक्स और वाई एक्सिस है बस। वो प्रेक्षक ये मूल बिंदु है। अब इस मूल बिंदु के हिसाब से चेक करेंगे कि गति हो रही है कि नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपका वस्तु यहां पर है, पी पॉइंट पर, एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स एक्सिस में आप चलेंगे एक्स, वाई एक्सिस में चलेंगे आप वाई, तो इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। या फिर आप एक स्थिति सदिश भी परिभाषित कर सकते हैं ऐसे, आप इस स्थिति सदिश पे बैठेंगे तो भी आप पॉइंट पी तक पहुंच जाएंगे। तो मैं आर वेक्टर को क्या बोल सकता हूं? बिंदु पी का स्थिति सदिश। क्या सब बच्चों ने स्थिति सदिश वाला लेक्चर देख लिया था? आपको क्लियर है स्थिति सदिश? एवरीवन, सबको पता है? बढ़िया। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अब बताने के लिए हम किसको प्रेक्षक मान रहे हैं? इसको प्रेक्षक मान रहे हैं, ये हमारा प्रेक्षक है। अब एक बात बताओ, अगर ये आर वेक्टर लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे आर वेक्टर को? आर वेक्टर को हम ऐसे लिख पाएंगे ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्यों? आपको एक्स चलना है एक्स एक्सिस में, वाई चलना है आपको वाई एक्सिस में, आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि इस आर वेक्टर में समय के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है, जैसा है वैसे का वैसा ही है, मतलब ये एक्स कॉमा वाई टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे, तो फिर आप क्या बोलोगे? जब एक्स कॉमा वाई टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे तो आप ये बोलोगे कि सर इस प्रेक्षक के सापेक्ष, या जो आपने माना है इस मूल बिंदु के सापेक्ष, आपकी वस्तु रुकी हुई है, विरामावस्था में है। बात खत्म। लॉजिक तो यही है ना, हमें कोई ना कोई निर्देश तंत्र तो चाहिए। अगर उसके हिसाब से हम देखें तो ये जो अपना मूल बिंदु ओ है, इस मूल बिंदु ओ के सापेक्ष हम ये बोल देंगे कि ये जो पॉइंट पी है ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा, ये बिल्कुल रुका हुआ है। ऐसा हम लोग यहाँ पे कहें।
और अगर ये चेंज हो रहा हो टाइम के साथ तो क्या बोलोगे? अगर ये चेंज हो रहा हो तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर फिर आपकी वस्तु गति है। तो यहाँ पे अब हमें समझ में आ गया कि अगर ये आर वेक्टर समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब विरामावस्था है, रेस्ट है, ये वाली बात। और अगर ये टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा तो कैसा होगा देखो, टाइम के साथ चेंज होगा तो कैसा दिखाई देगा? सबका ध्यान बोर्ड पे। जैसे ये मान लो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। पहले आपका पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ पे था। लेट अस सपोज x1, y1 पे आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया, x2, y2 पे। यहाँ चल के यहाँ पे आ गया, तो फिर क्या चीज़ चेंज होगी? प्रारंभ में इसका स्थिति सदिश ये होगा, r1 वेक्टर। बाद में इसका स्थिति सदिश ये हो गया, r2 वेक्टर। अब आप देख लो, r1 वेक्टर को कैसे लिखेंगे? r1 वेक्टर को लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप। r2 वेक्टर को कैसे लिखेंगे? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। देख लो, समय के साथ चेंज हो गया। तो समय के साथ अगर चेंज हो गया तो फिर आप क्या बोलोगे कि वस्तु किसमें है? गति में है। से तो आपको विरामावस्था, गति, ये सब कुछ समझ में आ गया अच्छे से? पक्का एवरीवन? तो जिसको जैसे लिखना है फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़े। अब हम सबसे पहले विस्थापन के बारे में बात करेंगे। फटाफट से लिख लीजिए। जो बच्चे लेट के पढ़ाई कर रहे हैं, बैठ के पढ़ाई करें, लेट के पढ़ाई नहीं होती है। तो कोई भी वस्तु के निर्देशांक अगर समय के साथ चेंज हो रहे हैं तो आप बोलेंगे कि वो आपके मोशन में है, गति में है। अगर किसी वस्तु के निर्देशांक समय के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं तो फिर आप बोलेंगे कि वो विरामावस्था। सिंपल। गति एक सापेक्ष पद है। ऐसा हो सकता है कि हम किसी के सापेक्ष रुके हुए हों और उसी समय किसी के सापेक्ष चल रहे हों। जैसे बस में हमारे साथ जो लोग बैठे हैं उनके सापेक्ष हम रुके हुए हैं, पर जमीन से खड़े होकर कोई देख रहा है तो उनके सापेक्ष हम चल रहे हैं। तो एक ही इंसान है पर दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। समन? ठीक है बच्चा? चलिए आगे बढ़े। वेक्टर पे कमांड करने के लिए मैंने क्यों बोला था वो आपको आज की क्लास में समझ में आएगा कि सर इतना फोर्स क्यों कर रहे थे कि बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर पे ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। वो आपको आज समझ में आएगा कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वेक्टर की आपकी लाइफ में जब आप फिजिक्स पढ़ते हो। अब हम हेडिंग लगाने जा रहे हैं, विस्थापन। आराम से सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। और अगर कोई बच्चा बिना वेक्टर को पढ़े डायरेक्ट काइनेमेटिक्स से शुरुआत कर रहा है तो दिक्कत हो सकती है, बिकॉज वेक्टर एक असेंशियल पार्ट है, उसके बिना आप फिजिक्स की शुरुआत ना करें तो बेहतर है। इसलिए वेक्टर को इतना डिटेल में मेहनत करके आप सबको पढ़ाया गया था, तो कुछ लॉजिक था उसके पीछे ना। चलिए सबका ध्यान बोर्ड पर, इधर उधर कहीं नहीं देखना, केवल बोर्ड पे देखना है। ये हमारे पास एक निर्देश तंत्र है। क्या हम निर्देश तंत्र के बिना फिजिक्स पढ़ सकते हैं क्या? नहीं सर। क्योंकि गति में हमें समझ में आ गई ये बात कि अगर जब तक आप एक प्रेक्षक को डिसाइड नहीं करोगे कि प्रेक्षक कौन होगा, तब तक आप गति को ही परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि गति प्रेक्षक के हिसाब से चेंज होती रहती है। सही बात है। तो हमने यहाँ पे ये एक्स और वाई एक्सिस को एक प्रेक्षक के रूप में परिभाषित करके छोड़ दिया। ठीक है, गति को हमने ऐसे एक्स और वाई में प्रेक्षक के रूप में परिभाषित करके छोड़ दिया। ठीक है। अब हमारी जो वस्तु है, या आप कुछ भी कह लो, बॉल है, इंसान है ना, कोई भी चीज है, वो यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे ये यहाँ पे शुरुआत में है।
तो शुरुआत में जहां पर है उसे हम प्रारंभिक स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक स्थिति बोलते हैं। इसे इनिशियल पोजीशन कहते हैं। जहां शुरुआत में रखिए बेटा, उसको इनिशियल पोजीशन कहते हैं। मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन के जो आपके निर्देशांक हैं, निर्देशांक समझते हो ना, x कॉमा वाई कॉमा जेड, उसको निर्देशांक कहते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति के जो निर्देशांक हैं मान लेते हैं वो है एक्स आई कॉमा वाई आई कॉमा जेड आई। मतलब तीनों एक्सिस ले लिए अपन ने, एक्स वाई जेड आपकी तरफ है जो दिख नहीं रही है, तो तीनों एक्सिस के हिसाब से उसके निर्देशांक कितने हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मतलब आप एक्स एक्सिस में एक्स चलो, वाई एक्सिस में वाई चलो, जेड एक्सिस में जेड चलो, आप किस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, आप इस प्रारंभिक स्थिति पे पहुंच जाओगे। मान लेते हैं इसको आई कह रहे हैं, यहां आप पहुंच जाओगे। डन? ठीक है। आपने क्या किया, आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, आपने यहाँ चलना स्टार्ट किया, आप ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, और घूम करके आप यहाँ आ गए। तो जहां फाइनली आप आकर के बैठ चुके हो ना, उस फाइनल जगह को हम एफ कहेंगे, अंतिम स्थिति। वो अंतिम स्थिति, फाइनल पोजीशन, है ना? किस रास्ते पे चल के आए हो आप बोलोगे सर मैं तो इस रास्ते पे चल के आया था, ये देखो ऐसे सांप बनाता हुआ आया था मैं तो, ये देखो ऐसे 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 ऐसे। तो ये आपका वास्तविक पथ है जिस रास्ते पे आप चल के आए थे, ये आपका वास्तविक पथ है। अच्छा, उसके निर्देशांक, सर मान लो कुछ भी, ठीक है, इस पॉइंट के निर्देशांक अपन मान लेते हैं एक्स एफ, वाई एफ, जेड एफ, चलेगा? वैसे 1 2 3 भी बोल सकते हो, पर वही है, मतलब यहाँ 1 बोल सकते हैं तो x1 y1 z1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बोल सकते हैं तो x2 y2 z2 हो जाएगा। पर वो इनिशियल के हिसाब से मैंने i ले लिया और फाइनल के हिसाब से मैंने f ले लिया। अच्छा, एक बच्चा दिमाग में सोचे, यहाँ पे बैठे हुए सारे बच्चे, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे को इस प्रारंभिक स्थिति का स्थिति सदिश चाहिए, तो वो कैसे बनाएंगे? सोचो, वेक्टर में क्या सिखाया गया था, इसका स्थिति सदिश कैसे बनाते हैं? सर किसी भी पॉइंट का अगर आपको स्थिति सदिश बनाना है तो कुछ मत करो, आप बस मूल बिंदु से उस पॉइंट को जोड़ दो, ऐसे। तो ये कहलाएगा आर आई, आर आई। और ये क्या होगा? ये होगा प्रारंभिक स्थिति का, प्रारंभिक स्थिति आई का स्थिति सदिश। सही है क्या एवरीवन? कंफर्टेबल? थोड़ा रिस्पॉन्सिव रहना है ना? ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसको? सर एक्स आई वाई आई जेड आई, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस अंतिम स्थिति का स्थिति सदिश बताऊं, तो अंतिम स्थिति का स्थिति सदिश कैसे बता सकता हूं? सर अंतिम स्थिति का स्थिति सदिश चाहिए तो उसको भी जोड़ दो, ये रहा। तो ये होगा आर एफ, और आर एफ को अपन क्या बोल सकते हैं? अंतिम स्थिति एफ का स्थिति सदिश। अच्छा, इसको कैसे लिख पाएंगे? तो ऐसे लिखो ना, एक्स एफ आई कैप प्लस वाई एफ जे कैप प्लस जेड एफ के कैप, ऐसे लिखो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके एवरीवन, गॉट इट? ऐसे लिखेंगे? चलो, इसे अपन डिफाइन कर दिया, बढ़िया। अब मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूं कि प्रारंभिक स्थिति आई से आप इस रास्ते पे घूमते 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 यहां पे पहुंचे। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति का सबसे छोटा रास्ता कौन सा था? आप तो इस रास्ते पे घूमते हुए गए, ऐसे घूम 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 घूम, सबसे छोटा रास्ता कौन सा था?
तो आप बोलोगे सर सबसे छोटा रास्ता पूछ रहे हो, तो सबसे छोटा रास्ता होगा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ एक ऐसी सीधी लाइन खींचो, ये सबसे छोटा रास्ता होगा। ये आप अभी अभी अपन ने बनाया है लघुत्तम पथ, ये सबसे छोटा रास्ता है। आप तो जबरदस्ती इतना घूम करके गए सर। ये प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ सीधी लाइन खींचो, ये सबसे छोटा रास्ता है। तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ जो सबसे छोटा रास्ता होता है, उसी को बेटा हम लोग विस्थापन कहते हैं। ये है विस्थापन। और विस्थापन एक सदिश है। कहां से कहां तक? प्रारंभिक स्थिति से लेकर के अंतिम स्थिति तक। मतलब जो सबसे छोटा रास्ता है, वो सबसे छोटा रास्ता की जो लंबाई है, उसको अपन विस्थापन कहते हैं। क्या सब बच्चों को बात समझ में आ गई है? डायग्राम से एक बार, है ना? फटाफट डायग्राम बनाओ, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, है ना? तो फटाफट डायग्राम बनाओ। किसी वस्तु की प्रारंभ, आप डायग्राम बनाओ फटाफट, फिर अपन लैंग्वेज लिखते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के मध्य अंतिम स्थिति के मध्य लघुत्तम पथ, सबसे छोटा रास्ता, लघुत्तम पथ, शॉर्टेस्ट पाथ जो उनके बीच में है ना, लघुत्तम पथ लघुत्तम पथ की लंबाई को, लघुत्तम पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। लघुत्तम पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। क्लियर है यहां तक? सबको समझ आ गया है? तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच में सबसे छोटा रास्ता जो होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम उसको आपका विस्थापन कह रहे हैं। लघुत्तम पथ की लंबाई को विस्थापन कह रहे हैं। अच्छा, क्या थोड़ी बहुत फिजिक्स के अंदर अब मैथमेटिक्स करने के लिए हम लोग तैयार हैं? तो थोड़ा मैथ्स करें। चलो देखो, सबका ध्यान बोर्ड पे। आपको सदिश योग के नियम पढ़ाए गए थे, क्या सबको याद है? चेक करते हैं। देखो, सदिश योग के नियम में क्या था? सदिश योग के नियम में ये था कि ये तीनों वेक्टर त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। देख लो, आर आई, एस वेक्टर और आर एफ वेक्टर, ये तीनों त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। इसमें भी ध्यान से देखो, ये वाली भुजा ऐसे है, इसके ठीक बाद में ये वाली भुजा है, और इन दोनों के विपरीत है ये वाली भुजा। तो क्या हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये पढ़ रखा है क्या, कि अगर तीन भुजाएं हैं और दो भुजाएं एक के बाद एक हैं, तो तीसरी भुजा जो विपरीत होगी, वो उन दो भुजाओं के योग के बराबर होगी। यही त्रिभुज संबंधी योग का नियम है ना? अगर ऐसा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, सबका ध्यान यहीं पे, कि आर आई वेक्टर प्लस एस वेक्टर, आर आई वेक्टर प्लस एस वेक्टर, आर आई वेक्टर प्लस एस वेक्टर किसके बराबर होगा? आर एफ वेक्टर के बराबर होगा। हम ये बात बोल सकते हैं बड़े आराम से। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स, कंफर्टेबल। अच्छा,
वापस देखना है किसी को, भूल गए हैं क्या? जैसे ये वेक्टर ए है, याद करो बेटा, इसके ठीक बाद में बी है, तो जो सी वेक्टर ऐसे अपोजिट होता है, अब हम बोलते तो हैं कि वो ए और बी के बराबर है, ऐसे वही वाली बात है। अच्छा, तो यहां से एस वेक्टर को कैसे लिख पाएंगे हम? आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। तो अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति सदिश को माइनस कर दीजिए, आपके पास विस्थापन आ जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो करते हैं, आता है हमें करना, क्या हम कर पाएंगे? देखिए, आर एफ ये रहा, आर आई ये रहा। क्या हमने बेसिक मैथ्स में इनको वेक्टर वाले टॉपिक में इनको माइनस करना सीखा है? इसमें से इसको माइनस करेंगे, कैसे करते हैं बताओ फटाफट। आई के साथ में जो है उसमें आई वाले को माइनस करते हैं, तो एक्स एफ माइनस एक्स आई, मैंने कहा ना मैथमेटिक्स स्टार्ट हो चुकी है, फिजिक्स खत्म, आई कैप प्लस वाई वाले में से वाई वाले को माइनस करेंगे, वाई एफ माइनस वाई आई जे कैप प्लस फिर क्या करेंगे, जेड वाले में से जेड वाले को माइनस करेंगे, तो जेड एफ माइनस जेड आई के कैप। अच्छा लिखें, एक्स एफ माइनस एक्स आई डिफरेंस है, तो इसको लिख देंगे डेल्टा एक्स। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो एक्स में कितना चेंज आया सर, एक्स आई से एक्स एफ हो गया, तो चेंज कितना आया, एक्स एफ माइनस एक्स आई, तो इसको डेल्टा एक्स लिख देंगे, इसको लिख देंगे डेल्टा वाई, और इसको लिख देंगे डेल्टा जेड। ये इस तरीके से आ गया आपके। अच्छा, अब बेसिक मैथमेटिक्स याद करो, कोई इसका परिमाण पूछ ले तो क्या कैसे बताओगे? अगर कोई इसका परिमाण पूछ ले तो कैसे बताओगे? आप सिंपल सी बात है, आप बोलोगे सर अंडर रूट ऑफ आई के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर, प्लस के के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ एक्स एफ माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस वाई एफ माइनस वाई आई का होल स्क्वायर प्लस जेड एफ माइनस जेड आई का होल स्क्वायर, ऐसा आप बोल सकते। अच्छा, एक बात और, इसका मात्रक क्या होगा साइड में बता देता हूँ, ऐसे ही लंबाई तो है, लघुत्तम पथ की लंबाई है ना, लघुत्तम पथ की लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर का मात्रक होगा। ऐसे अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो इन फॉर्मूलों को यूज करके हम हमारे सवाल का जवाब दे पाएंगे, कोई टेंशन की बात। लिख लीजिए। अब देखो, विस्थापन के बारे में हम एक बात बोल सकते हैं कि विस्थापन किस पर डिपेंड कर रहा है? विस्थापन केवल इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि प्रारंभिक स्थिति क्या है और अंतिम स्थिति क्या है। क्या विस्थापन को इस बात से कोई मतलब है क्या कि आप किस रास्ते से चल करके गए थे? क्योंकि जिस रास्ते से आप चल के गए थे वो तो कहीं आ ही नहीं रहा है। हमें बस ये देखना है कि प्रारंभिक स्थिति क्या थी, अंतिम स्थिति क्या थी। हम प्रारंभिक से अंतिम की तरफ एक लाइन बनाएंगे, सबसे छोटी लाइन, और उस सबसे छोटी लाइन का जो लंबाई होगी वो आपका विस्थापन हो जाएगा। तो लिखें, विस्थापन केवल के बाद लिखना है ना, विस्थापन केवल, विस्थापन केवल, विस्थापन केवल प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। विस्थापन केवल प्रारंभिक स्थिति एवं, विस्थापन केवल प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। अंतिम स्थिति निर्भर करता है, क्योंकि यह लघुत्तम पथ है, शॉर्टेस्ट पाथ। पाथ मतलब रास्ता। इसका
वास्तविक पथ से जिस पे वास्तव में आप चल के गए थे, कोई संबंध नहीं है। तो ये विस्थापन के बारे में मोटी मोटी बात अपन ने डिस्कस की। अच्छा, और देखते हैं। एक छोटी सी बात बताओ कि जैसे एक बॉल है, वास्तविक पथ की जो लंबाई है ना, वैसे उसको दूरी कहते हैं। आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख के छोड़ दो, बाकी अलग से पढ़ेंगे। वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी अर्थात डिस्टेंस कहते हैं। सबसे छोटे रास्ते को विस्थापन और जो वास्तविक पथ था उसको दूरी कहते हैं। अच्छा, जैसे ये आपके पास मान लो यहाँ पे बॉल है, इस बॉल को मैंने ऊपर फेंका, समझना सवाल है छोटा सा। ये बॉल ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, वापस नीचे आ गई यहीं पे। मान लेते हैं ये 5 मीटर ऊपर गई, तो 5 मीटर फिर से नीचे आ गई। आपको ये सोच के बताना है कि दूरी कितना है और विस्थापन कितना है। दूरी कितना है, विस्थापन कितना है। दूरी कितना है, विस्थापन कितना है। हो गया सर, फटाफट से बताना चाहते हैं हम। ऊपर गई 5, नीचे आई 5, दूरी तो 10 है। दूरी के लिए तो साथ साथ जाना होगा ना, वास्तविक पथ देखना होगा, तो दूरी तो 10 है। विस्थापन सर जहां से चलना शुरू किया था वहीं वापस आ गई, तो प्रारंभिक स्थिति भी वही है, अंतिम स्थिति भी वही है। तो सबसे छोटा रास्ता क्या हुआ, बताना चाहोगे? इशारों से बता सकते हो। 0। सबसे छोटा रास्ता हो गया 0, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या हो गई, सेम हो गई। मतलब अगर कभी कोई ऐसे बंद हो रहा हो कोई रास्ता, कि चल करके घूम फिर के अपन वापस वहीं पे आ रहे हैं, कभी भी ऑब्जर्व करना, कोई बंद पथ हो या फिर इसको बोलेंगे क्लोज लूप, और क्लोज लूप में जहां से शुरू किया वापस वहीं आ गए, तो फिर ऐसे केस में विस्थापन 0 होता है। ये हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम विस्थापन के फॉर्मूला लगाएंगे, आर एफ माइनस आर आई, आर एफ भी वही है, आर आई भी वही है, कट कटा के 0 आ जाएगा। अच्छा, इसको मैथमेटिक्स में नल वेक्टर कहते हैं। तो ऐसे छोटी सी एक बात याद रख लो कि वैल्यू 0 आ रही है, तो इसको किसी वेक्टर की वैल्यू जब 0 आती है तो उसको नल वेक्टर कहते हैं। जस्ट लिख के रख लो, कहीं पे भी किसी ऑप्शन में हो सकता है ऐसे लिखा हो कि नल वेक्टर, तो आपको पता होना चाहिए कि नल वेक्टर क्या। चलिए, दैट्स इट, डन। आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइनली डिस्कस करने जा रहे हैं दूरी को। तो अब हेडिंग लगाएंगे दूरी। देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका वो नहीं होगा जो बहुत आसान हो। मैं हर चीज को आसान करके पढ़ाने में बिलीव करता हूँ, पर आसान पढ़ाने में बिलीव नहीं करता हूँ। जो चीजें जिस लेवल पे पढ़नी है उसी लेवल पे पढ़नी पड़ेंगी, अदरवाइज आपसे सवाल सॉल्व नहीं होंगे। मतलब क्लास में आपको खुश रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं कोशिश कर सकता हूँ, पर क्लास में आपको ऐसा पढ़ाया जाए कि आपके सवाल बने, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही वेक्टर के साथ में फैमिलियर कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, अभी स्ट्रगल करोगे, एक दो दिन परेशान होगे, सवाल लगाओगे तो दिक्कत आ सकती है, बट एट द एंड अगर तुमने वेक्टर पे कमांड कर ली, मान के चलना तुम्हारी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी। तो फिजिक्स अच्छी करनी है तो मैथ्स अच्छी रखो, इस पे काम करना सब लोग। अभी बहुत छोटे हो, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, आराम से कर सकते हो। चलिए, दूरी क्या होता है बता तो दिया। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच में जो वास्तविक पथ है, उस वास्तविक पथ की लंबाई को अपन दूरी कहते हैं। वास्तविक पथ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्चुअल रास्ता, रास्ता मतलब पाथ। तो लिख लीजिए डेफिनेशन। प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के मध्य, प्रारंभिक स्थिति
एवं अंतिम स्थिति के मध्य प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के मध्य वास्तविक पथ की लंबाई, वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी कैसी राशि है? अदिश, कोई दिशा नहीं होती इस। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। लंबाई तो है, ये भी लंबाई है, बस विस्थापन जो था वो लघुत्तम पथ की लंबाई थी, ये भाई साहब जो है वास्तविक पथ की लंबाई है तो लंबाई, राइट। ये विस्थापन हो गया, दूरी हो गया, एक ही डायग्राम में दोनों समझ लोगे आप, उसी में एंट्री कर लो। मैं तो डायग्राम को रीयूज कर रहा हूँ, आपको बार बार डायग्राम बनाना नहीं है, आपको तो बस एक बार डायग्राम बनाओ, उसी में आप एडिटिंग कर सकते हो। संबंध समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। जो बच्चे रिवीजन करने आते हैं, मतलब रिवीजन के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, वो बढ़िया से रिवाइज कर सकते हैं, अपने नोट्स साथ में लेके बैठ सकते हैं एंड दे कैन रिवाइज, नो इशू एट ऑल। अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं, सबका ध्यान बोर्ड पे, एक खास चीज सीखने जा रहे हैं। दूरी बढ़ा कि विस्थापन बढ़ा, कौन बड़ा होगा? दूरी बड़ा होगा या विस्थापन बड़ा होगा? दूरी बड़ा होगा या विस्थापन? मन में सोचो सोचो, जवाब देने की कोशिश करो। दूरी बड़ा होगा या विस्थापन बड़ा होगा? दोनों में से बड़ा कौन होगा? सर देखो, इसमें तो आई लघुत्तम पथ रहा है, तो ये तो सबसे छोटा रास्ता है, सबसे छोटा रास्ता यही है, इससे बड़ा ही होगा दूरी। तो सही कह रहे हो सर आप, दिमाग में यही आ रहा है हमारे तो, कि दूरी जो है बड़ी होगी विस्थापन से। पर एक काम की बात याद रखना, दूरी और विस्थापन को हम आपस में कंपेयर कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक है सदिश राशि, एक है अदिश राशि। सदिश अदिश समझते हो ना, बता दिया है आपको। सदिश का मतलब है जिसके पास डायरेक्शन है और जो नियम को फॉलो करता है, वैल्यू है। अदिश जिसके पास केवल वैल्यू है। तो आप ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पर दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। कभी भी आप एक सदिश राशि को अदिश राशि से तुलना नहीं कर सकते, तो इन दोनों की तुलना बिल्कुल बेकार है, आप नहीं कर सकते। और हमने तो किताबों में पढ़ा है सर, करते हैं। हाँ करते हैं, तो क्या करते हैं सुनिए। हम विस्थापन की वैल्यू और दूरी की आपस में तुलना करते हैं। तो कभी भी ऐसे लिखना कि दूरी बड़ी है विस्थापन से, गलत हो जाएगा। आप ये लिख सकते हो कि विस्थापन का जो परिमाण है उसकी हम तुलना कर सकते हैं दूरी से। वो ऐसा होगा कि जैसे ये प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति, तो हमेशा आप एक बड़ा रास्ता तय करके आओगे और सबसे छोटा रास्ता जो है वो आपका क्या होगा? विस्थापन। तो दूरी विस्थापन से बड़ी ही होगी, दूरी कहीं ना कहीं विस्थापन से बड़ी होगी। सर दिमाग में एक चीज और आ रही है, बराबर भी तो हो सकती है। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि बराबर हो जाए। बराबर कैसे हो सकती है? सर मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया, मैं यहां तक गया, सर मैं बिल्कुल सीधे रास्ते पे चला, बिल्कुल सीधे रास्ते पे, ऐसे ऐसे बिल्कुल सीधे रास्ते पे चला, तो फिर यही आपकी दूरी है। और लघुत्तम पथ ये है तो विस्थापन भी फिर यही है, ऐसे। हाँ, बराबर हो सकता है यदि वस्तु बिल्कुल सीधी रेखा में गति करे, बिना अपनी दिशा को बदले, तो दूरी और विस्थापन आपस में क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। वही सीधा जा रहा है, वही छोटा रास्ता है, वही वास्तविक रास्ता है, ठीक है। तो बराबर कब हो सकता है? दोनों बराबर होंगे, सब ध्यान सुनो पहले। दोनों बराबर होंगे यदि वस्तु सीधी रेखा में चले, बिना अपनी दिशा बदले। तो दिशा बदलने से नुकसान होगा क्या? बिल्कुल होगा। बताऊं कैसे होगा, देखना अभी।
जैसे मान लो आपकी वस्तु ऐसे जा रही थी और फिर ऐसे घूम गई, ऐसे घूम गई, ये देखो। अब अब क्या बोलोगे? मान लो ये 5 मीटर है, मान लो ये 4 मीटर है, यहाँ चली, यहाँ गई। इसने अपना रास्ता बदल लिया, देखो ऐसे जा रही थी, ऐसे जाते-जाते ऐसे हो गई, रास्ता बदल लिया। बताओ दूरी कितना होगा? आप बोलोगे सर दूरी है 5 मीटर, विस्थापन कितना होगा? सॉरी, दूरी है 5 मीटर प्लस यहाँ से यहाँ तक गए 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक गए 4 मीटर, दूरी कितनी होगी? 9 मीटर। और वही मैं आपसे बोलूँ विस्थापन, तो विस्थापन के लिए आप क्या करोगे? विस्थापन के लिए आप बोलोगे सर प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ डायरेक्ट एक लाइन बनाओ सबसे छोटी। तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक लाइन ये बन रही है, ये विस्थापन होगा। अगर ये आपके पास पाइथागोरस प्रमेय लगाएं इसके अंदर, तो ये होगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे। इसलिए कहा था कि डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। यहाँ पे मान लो ये डिस्टेंस 2 मीटर था, मान लेते हैं। तो यहाँ पे दूरी विस्थापन बराबर, दोनों आपस में बराबर हैं। दूरी और विस्थापन का परिमाण आपस में बराबर है। कितना है? 2 मीटर है। क्या बात समझ में आ गई है सबको? एवरीवन कंफर्टेबल? चलो ठीक है, लिख लो। फिर आपको एक सवाल देता हूँ मैं करने के लिए। तो सवाल बताऊं क्या है? सवाल बहुत सिंपल है। देखो सवाल ये है कि एक टावर है 20 मीटर हाइट का, उसके ऊपर से एक बॉल को फेंका है ऐसे ऊपर, तो बॉल आपके ऐसे ऊपर गई, फिर आपसे नीचे आ गई यहाँ पे, ये 5 मीटर ऊपर गई, फिर जमीन पे आ गई। ये प्रारंभिक स्थिति है, अंतिम स्थिति है। आपको दूरी बतानी है, आपको विस्थापन में एस वेक्टर बताना है, विस्थापन का परिमाण बताना है, और साथ में आपको विस्थापन का एकांक सदिश बताना है। हम इसको दो मेथड से करेंगे, एक फॉर्मूला वाले मेथड से करेंगे और एक हम कॉमन सेंस वाले मेथड से करेंगे। चलो लगाओ, आप लोग ट्राई करो पहले जल्दी से। ओके।
सबका ध्यान बोर्ड पे। सबका ध्यान बोर्ड पे ना, करें? रेडी एवरीवन? दिमाग लगाएं। अच्छा, ऐसे देखो कि आप लोग इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे इसको कि हम लोग एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से एक्स और वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस हो गया, और मान लो ये ऐसे है, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक? अब ऐसे देखो, क्या आप प्रारंभिक स्थिति को लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में? कोशिश करो। क्या आप प्रारंभिक स्थिति को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो क्या? सोचो। प्रारंभिक स्थिति क्या है सर? वाई एक्सिस में 20 मीटर ऊपर यहां पर प्रारंभिक स्थिति है, तो वाई एक्सिस में 20 मीटर ऊपर, वाई एक्सिस में 20 मीटर ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, 20 मीटर इन वाई एक्सिस मींस जे कैप, वाई एक्सिस में 20 मीटर लिख सकते हैं, परफेक्टली फाइन। अच्छा, क्या अंतिम स्थिति को लिख सकते हो आप? क्या अंतिम स्थिति को लिख सकते हो? सर अंतिम स्थिति तो ये रही, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, ठीक है, जीरो जे कैप, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो। तो प्रारंभिक स्थिति में वाई एक्सिस में आप 20 ऊपर थे, तो 20 जे कैप, अंतिम स्थिति में वापस वहीं आ गए, ठीक है। तो विस्थापन सदिश कैसे लिखा जा सकता है? अंतिम स्थिति, ये एक्स का मतलब एक्स एक्सिस नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। एक्स का मतलब है प्रारंभिक स्थिति सदिश, और एक्स एफ का मतलब है अंतिम स्थिति सदिश। मैंने इसको आर आई और आर एफ नहीं लिया, तो एक्स का मतलब एक्स एक्सिस मत सोचना, ये प्रारंभिक सदिश। आप चाहो तो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई बात नहीं, डोंट डू इट लाइक दिस। बच्चे हो तुम कुछ भी सोच सकते हो। ये आर आई है प्रारंभिक स्थिति सदिश, ये आर एफ अंतिम स्थिति सदिश। तो एस वेक्टर क्या होगा? आर एफ माइनस आर आई, बोले तो 0 जे कैप माइनस 20 जे कैप, कितना आ गया? माइनस का 20 जे कैप। सही है कि नहीं है? इस माइनस के 20 जे कैप का थोड़ा लॉजिकल मीनिंग समझने की कोशिश करें, इसको फील करने की कोशिश करें। सबका ध्यान बोर्ड पे। भाई साहब, प्रारंभिक स्थिति आपकी ये थी, अंतिम स्थिति आपकी ये थी। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? आप बोलोगे सर प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ सबसे छोटा रास्ता है नीचे चले जाओ 20, यही सबसे छोटा रास्ता है। ऐसे थोड़ी जाना है। विस्थापन क्या होता है? सबसे छोटा रास्ता। तो सबसे छोटा रास्ता कैसे होगा? आप बोलोगे सर यहां खड़े हो ना, आप कुछ मत करो यार, ऐसे चले जाओ नीचे बस। तो मैं कहां गया? नीचे। नीचे कौन सी एक्सिस होती है? माइनस वाई। माइनस वाई को क्या बोलते हैं? माइनस का जे कैप, ये देख लो, माइनस का जे कैप। अच्छा, कितना नीचे जाना है? सब प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति 20 चले जाओ आप, डायरेक्ट छोटा रास्ता, ये आ गया 20। सही तो है? फिजिक्स भी वही कह रही है, मैथ्स भी वही कह रही है, कॉमन सेंस भी वही कह रहा है, कहां दिक्कत है? जिसने वेक्टर शानदार तरीके से पढ़ा होगा उसको शानदार फील आएगा, जिसने वेक्टर में मक्कारी मिलाई है उसको यहाँ मजा नहीं आएगा, उसको ये आई कैप जे कैप देख के ऐसा लगेगा हाँ ये क्या चीज है। अच्छा बेटा, एक बात और, क्या दूरी निकाल लेंगे हम? क्या हम दूरी निकाल लेंगे? मैं आपको दूरी के लिए एक शानदार चीज बताऊं क्या? अच्छा एक और बात, अभी मैंने क्या किया? अभी मैंने एस वेक्टर लिखा है केवल। अच्छा, इस एस वेक्टर का परिमाण कैसे लिखेंगे, बता सकते हो? सर 20, परिमाण कितना है? 20। देखो सर, ऐसे ही तो है ये, परिमाण केवल 20, वैल्यू 20 है। अच्छा, और एस कैप बताओ, स्थिति सदिश। तो क्या मजाक कर रहे हो? नीचे की तरफ है, हाँ नीचे तो है बट यहाँ तो बताना पड़ेगा ना। अच्छा, तो एस कैप कैसे लिखेंगे?
एस वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एस वेक्टर करो, माइनस का 20 जे कैप अपॉन 20, कितना आ गया, माइनस का जे कैप। लो फिजिक्स भी वही बोल रही है, जो कॉमन सेंस है। मैथ्स भी वही बोल रहा है कि नीचे की तरफ विस्थापन की दिशा नीचे की तरफ है। विस्थापन की दिशा वैसे भी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ होती है। विस्थापन की दिशा वैसे भी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ। दैट्स इट, हो गया ना। अच्छा हाँ, दूरी की बात कर रहे थे हम। तो दूरी क्या होता है, दूरी के लिए टिप देता हूं आपको, वस्तु के साथ साथ जाओ। दूरी के लिए सबसे शानदार टिप मेरी तरफ से ये रहेगा कि वस्तु के साथ साथ जाओ। चले साथ साथ। ऊपर गए 5, वापस यहाँ पे आए 5, फिर 20 गए नीचे। ऊपर गए 5, फिर वापस से आए यहाँ तक 5, फिर नीचे गए 20, 30 मीटर दूरी होगी। दूरी के लिए वस्तु के साथ साथ जाना है। दूरी के लिए वस्तु के साथ साथ जाना है। एवरीवन कंफर्टेबल? अच्छा सवाल करें अभी थोड़ा सा, थोड़ा अच्छा सवाल करें। लिख लो इसको, फिर अच्छा सवाल करते हैं। बेटा आई होप इट्स क्लियर कंसेप्चुअल लेवल पे, है ना। देखो क्वेश्चन करना, क्वेश्चन करवाना इज नॉट माय मकसद, है ना। क्वेश्चन का तो क्या है, क्वेश्चन तो होते रहेंगे। मैं 50 क्वेश्चन करा दूं कोई सेंस नहीं बनता, पर एक ऐसा कराऊं कि आपसे 50 हो तो मतलब है। तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्लासरूम में लेता हूँ ना, तो उससे उसमें क्या सर फिजिक्स सिखाना चाह रहे हैं उस पर फोकस करना होता है। चलिए दोस्तों, अब एक और सवाल करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया सा सवाल करते हैं। ऐसे बढ़िया सा बोल तो रहा हूँ मैं, ऐसे कोई बहुत बढ़िया तो नहीं लगता मेरे को, बट ठीक है, थोड़ा इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाती है वेक्टर वेक्टर की, और थोड़ा सा पुरानी नॉलेज काम आती है। वस्तु यहाँ चली 5 मीटर ऐसे गई, 5 मीटर गई किसी एक एंगल पे, मान लेते हैं 37 डिग्री के एंगल पे 5 मीटर चलती है। तो वस्तु आपकी 37 का एंगल पे, चलो 53 ले लो, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने एंगल, 53 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 53 के एंगल पे ऐसे 5 मीटर चलती है। फिर उसके मन में आता है कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा, फिर वो 5 मीटर ऐसे चलती है 37 के एंगल पे। दोनों पैरेलल होनी चाहिए ना। 37 के एंगल पे फिर 5 मीटर चलती है। तो फाइनली यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो ये हो गई इसकी प्रारंभिक स्थिति, यहाँ फाइनली पहुंची। ये है अंतिम स्थिति, ये है प्रारंभिक स्थिति। आपको दूरी बतानी है, आपको एस वेक्टर बताना है, आपको एस वेक्टर का परिमाण बताना है, आपको एस वेक्टर का एकांक सदिश बताना है। ये सवाल है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी याद आएगी, बस मेरे को बतानी पड़ेगी आपको, जो आपको आनी चाहिए पहले से। जैसे मान लो मैं आपको किसी पॉइंट के निर्देशांक दे दूं, जैसे किसी पॉइंट के निर्देशांक x, y है, तो आप इस सदिश को कैसे लिख सकते हो, इस वाले को, इस सदिश को कैसे लिख सकते हो। आप बोलोगे से ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। ये होता है, बस इतना ही चाहिए। करिए सवाल, लिख लीजिए आराम से, करवा मैं देता हूँ। और मैजिक ट्रायंगल तो आपको याद होगा ही। थर्टी सेवन के सामने 3,
53 के सामने 4, वैसे 5। एक बार देख लो कैसे करेंगे। चलिए, सबका ध्यान बोर्ड पे। बच्चों, क्या हम इसमें दूरी लिख सकते हैं डायरेक्ट? यस सर, दूरी के लिए तो कुछ नहीं करना है। दूरी के लिए तो आपको वस्तु के साथ साथ जाना है, दैट्स इट। दूरी कैसे लिखेंगे? 5 हम ऐसे गए, 5 हम ऐसे गए, 10 मीटर, खत्म। विस्थापन। अच्छा, प्रारंभिक स्थिति कौन सी है? ये है। अंतिम स्थिति कौन सी है? ये है। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में अगर अपन एक वेक्टर बनाए, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति को जोड़ता हुआ अगर ऐसे एक वेक्टर बनाए, तो बस यही हमारा एस वेक्टर होगा। ऐसे हम जो वेक्टर बनाएंगे, ये जो वेक्टर बनाएंगे, यही हमारा एस वेक्टर होगा, है ना? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति जोड़ दो, तो ये जो वेक्टर होगा ये हमारा एस वेक्टर होगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। कुछ नहीं है, ज्योमेट्री है, बस ज्योमेट्री ढंग से करते हैं। अच्छा, एक बात और, ये आपको पता है ना, जैसे ये वेक्टर ए है, ये एंगल थीटा है, तो इसका इधर घटक आएगा ए कॉस थीटा, और इसका इधर घटक आएगा ए साइन थीटा। आई होप वी आर कंफर्टेबल इन इट, है ना? चलिए ध्यान से देखेंगे। ये 5 मीटर दिख रहा है आपको, पहले इसको हटा देते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए। ये 5 मीटर दिख रहा है आपको, इस 5 मीटर का इधर जो घटक आएगा ये होगा 5 कॉस 53, और इस 5 मीटर का इधर जो घटक आएगा ये आएगा 5 साइन 53। देखो, जो 5 है, इस 5 का इधर जो घटक आएगा, 5 का एंगल की तरफ आएगा कॉस, तो 5 कॉस 53, 5 का एंगल के अपोजिट आएगा साइन 53। सही है एवरीवन? कंफर्टेबल? चलो सॉल्व करें। 5 कॉस 53, कॉस 53 कितना होगा? कॉस 53 3/5, कितना आ गया? 3। मतलब ये जो लेंथ है ये कितनी आ गई आपके पास? 3 मीटर। अच्छा, ये 5 साइन 53, 5 साइन 53, साइन 53 होगा 4/5, कितना आ गया? 4 मीटर। मतलब यहां से यहां तक 4 मीटर है, यहां से यहां तक 3 मीटर है। ठीक है, आगे आते हैं। क्या इस ट्रायंगल में ऐसा होगा क्या कि 5 मीटर का इस तरफ घटक, ये जो होगा ये होगा 5 cos 37, इस ट्रायंगल में देखो, और ये जो होगा ये होगा 5 साइन 37। 5 मीटर का इस तरफ घटक cos, इसके अपोजिट साइन, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। अच्छा, ये 5 cos 37 है, तो फिर ये भी 5 cos 37 हुआ। अच्छा, 5 इंटू कॉस 37, 4/5, कितना आ गया? 4 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर हो गया। अगर ये 5 साइन 37 है, तो ये भी 5 साइन 37 ही हुआ ना।
ये भी 5 sin 37 ही हुआ, देखो। बताओ। 5 sin 37, 5 sin 37, sin 37 कितना होगा? 3/5। ये आ गया 3 मीटर, ये आ गया 3 मीटर। डन है एवरीवन, कंफर्टेबल? बढ़िया। क्या हम इस पॉइंट के निर्देशांक लिख पाएंगे क्या? देखो, एक्स एक्सिस में यहां से यहां तक गए 3, यहां से यहां तक गए 4, 3 + 4 7। ऊपर क्या हम वाई एक्सिस में कितना जा रहे हैं यहाँ आने के लिए? यहां से यहां तक गए तो 4, फिर ऊपर गए 3, तो 7,7 इसके निर्देशांक है। इस पॉइंट के निर्देशांक लिख पा रहे हैं क्या? देखो, एक्स में कितना गए? 3 + 4 7, वाई में कितना गए? यहाँ से यहाँ तक 4 + 3 7, 7,7। अब मैं आपको वही तो बता रहा था, अगर किसी पॉइंट के निर्देशांक 7,7 है, तो अगर मूल बिंदु से उसको जोड़ें तो उसका स्थिति सदिश कैसे लिख पाएंगे? 7i कैप + 7j कैप, और यही तो हमारा विस्थापन है इधर, यही हमारा हो गया। That's it. I hope it's clear everyone. पक्का? अच्छा सवाल था और वेक्टर का यूज था इसमें। अब तो बच्चा बढ़िया से कर लेगा, क्या दिक्कत है? देखो, आपको अगर मॉड ऑफ एस वेक्टर निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालोगे? √7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, तो ऐसे आपका निकल जाएगा। आपको आता भी है, 7√2 हो जाएगा। और आज से आपसे एस कैप पूछ लें तो वो कैसे निकलेगा? एस वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एस वेक्टर। एस वेक्टर कितना है? 7i कैप + 7j कैप डिवाइड बाय 7√2। तो 7 आप कॉमन आउट कैंसिल भी कर सकते हैं, आगे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी ऐसा तो कोई नीड है नहीं। ये चीज़ है ना, लिख लीजिए।
आ रहा था, अब आएगा। देखो, वस्तु P से Q तक जाती है। इस सवाल ने कह रखा है कि वस्तु P से Q तक जाती है, आपको ये सब चीजें फाइंड आउट करनी है। वस्तु P से Q तक जाती है और आपको ये सब कुछ फाइंड आउट करना है। ओके, कर देंगे, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। देखो कैसे होगा। सबसे पहले ये सोचो कि प्रारंभिक बिंदु क्या है, 8,2,-3। तो अगर प्रारंभिक बिंदु 8,2,-3 है, मतलब आपकी जो वस्तु है वो 8,2,-3 से कहीं जा रही है। ऐसे मैं ऐसे रफली लिख रहा हूँ ना, पॉइंट्स के हिसाब से नहीं लिख रहा, 4,5,2 पे। तो पहले आपको इन दोनों के प्रारंभिक सदिश लिखने हैं। तो कैसे लिखोगे? ये होगा RI वेक्टर, ये होगा RF वेक्टर, और प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ ये होगा S वेक्टर, विस्थापन सदिश, है ना? लिखें। अच्छा, RI वेक्टर कैसे लिखोगे? 8i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप, खत्म। आसान है, पक्का? अच्छा, दूसरा वाला कैसे लिखेंगे? 452 है तो 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। पानी कहाँ से माइनस आई वेक्टर करते हैं? 4 में से 8 जाएगा, माइनस का 4i कैप, 5 में से 2 जाएगा, प्लस का 2j कैप, 2 में से माइनस का 3 जाएगा, तो 2 माइनस माइनस 3 प्लस का 5k कैप हो जाएगा, बस। अच्छा, परिमाण कैसे लिखेंगे? जब वेक्टर आ चुका है तो उसका परिमाण x के साथ जो लिखा है इसका स्क्वायर, ऐसा करेंगे। कितना आ रहा है ये? हम्म, सही है, डन। एक सेकंड, एक सेकंड, 5 माइनस 2 3 होगा ना यहाँ पे? ठीक, ये कितना होगा? एस वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एस वेक्टर। एस वेक्टर कितना है? ये रहा, माइनस का 4i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 5k कैप डिवाइड बाय अंडर रूट 50। तो ऐसे आप इस सवाल को करें। डन है? एवरीवन क्लियर? बढ़िया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? चलो, तो ये हमने डिस्कस किया कि दूरी क्या चीज़ है, विस्थापन क्या चीज़ है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आप हेडिंग लगाएंगे वेग वेलोसिटी। हेडिंग लगाएंगे वेग वेलोसिटी। बस समय का भाग देना है भाई। विस्थापन, एकांक समय में कितना विस्थापन हो रहा है उसको वेग कहते हैं। तो बस समय का भाग देना है, सारा खेल समय का है। देखो, मान लेते हैं पुरानी सारी बातें अपन एक बार रिपीट करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी वस्तु यहाँ पर थी, समय बराबर t1 पर आपकी वस्तु यहाँ पर थी, प्रारंभिक स्थिति, यहाँ से ऐसे घूमते 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 यहाँ पहुँच गई।
ये हो गया अंतिम स्थिति, और इस समय जो समय हो रहा है वो T2 है। तो प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति समझ रहे हैं अपन। ये प्रारंभिक स्थिति सदिश, ये अंतिम स्थिति सदिश, तो RI वेक्टर, ये अंतिम स्थिति सदिश RF वेक्टर। विस्थापन कहाँ से कहाँ, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ ये विस्थापन होगा। ये हो गया विस्थापन सदिश। RI को अपन लिख सकते हैं XI कैप प्लस YJ के, वो अपन को आता है, तो उसके बारे में बार बार बात करने का नीड नहीं है। अब हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। ये विस्थापन तय करने में उसको समय कितना लगा, ये विस्थापन तय करने में उसको समय कितना लगा, तो यहाँ पे समय अंतराल कितना है। तो ये विस्थापन S तय करने में समय कितना लगा, T2 माइनस T1 के बराबर। भाई यहाँ पहले समय T1 था ही ऑलरेडी स्टार्टिंग में, यहाँ वाला टाइम T2 था, तो अंतर कितना हुआ, T2 माइनस T1, उतना ही समय लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। इसको आप चाहें तो T कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप औसत वेग को परिभाषित करने जाएंगे, मतलब अगर हम एवरेज वेलोसिटी को परिभाषित करेंगे, तो ध्यान रखना है, हम ये बेसिक मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं कि औसत का मतलब है ये एक निश्चित समय अंतराल के लिए है, ये एक निश्चित समय अंतराल के लिए, ये एक निश्चित समय अंतराल के लिए है ना, ये एक निश्चित समय अंतराल के लिए है। तो वी एवरेज कैसे लिखा जाएगा, कितना विस्थापन हुआ डिवाइड बाय कितना समय लगा, दैट्स इट। समय से भाग लगा दो, मतलब एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को अपन औसत वेग कहते हैं। तो मान लो t समय में s विस्थापन हुआ, यहाँ पे कितने समय में विस्थापन हुआ s, तो t समय में कितना विस्थापन हुआ, t समय में विस्थापन हुआ s, तो एकांक समय में कितना होगा s बाय t। बस ये याद रखना, यही विस्थापन एकांक समय में जो हो रहा है इसी को वेग कहते हैं। तो वेग हो गया एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। मैंने कम से कम 10 बार ये बात बोल दी है, तो आपको दिमाग में रखना है, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। अच्छा, एस वेक्टर ठीक है, टी को अपन क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। और अभी अभी हम सीख के आए हैं कि एस को अपन लिख सकते हैं RF वेक्टर माइनस RI वेक्टर, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, क्या ये सदिश होगा कि अदिश होगा, तो सर ये एक सदिश राशि है, वेग औसत वेग एक सदिश राशि है। कैसे पता, विस्थापन के साथ देखो ना, विस्थापन सदिश है, ये भी सदिश होगा। अच्छा, इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा विस्थापन की ओर होती है, जिस तरफ एस वेक्टर की दिशा होगी उसी तरफ इसकी भी दिशा होगी। तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है, मतलब कहाँ से कहाँ, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर। तो ये डायरेक्शन है एस वेक्टर की, यही डायरेक्शन है वी एवरेज की, वी एवरेज भी इसी डायरेक्शन में, जिस तरफ एस वेक्टर उसी तरफ वी वेक्टर। अच्छा, एक बात और, इसका मात्रक क्या होगा बताओ, अब साथ साथ लिख सकते हो आप। इसका विस्थापन, विस्थापन अपॉन समय है, तो विस्थापन का मात्रक कितना मीटर, समय का मात्रक कितना सेकंड, तो इसका मात्रक होगा मीटर पर सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। यहाँ एक काम की चीज है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड। तो आप इसको 5/18 याद रख सकते हैं। तो कभी भी किलोमीटर प्रति घंटे को आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो किससे गुणा कर दोगे, 5/18 से। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है। अच्छा, हम एक बंद लूप में घूम करके आ जाएं, यहाँ से शुरू करें वापस यहीं घूम के आ जाएं।
तो एस वेक्टर 0 होगा, गए घूम के वापस वहीं आ गए, क्लोज लूप। अगर एस वेक्टर 0 होगा तो वी एवरेज वेक्टर भी 0 होगा। इसको क्या बोलते हैं, आज की ही क्लास में सिखाया था, भूल तो नहीं गए, अभी भी सिखाया था जस्ट, क्या बोलते हैं इसको, नल वेक्टर। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा नल वेक्टर। दैट्स इट। पक्का? हेलो, आसान है, चलो लिखो फटाफट, आगे बढ़ेंगे फिर। साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलो बेटा, पेंडिंग नहीं रखना है, जितना बना सकते हो साथ साथ बनाते हुए चलो। छूट जाता है कुछ एक, कोई बात नहीं है, बाद में लिख सकते हैं, पर पूरा बात के भरोसे नहीं छोड़ना, टाइम वेस्ट करेगा अदरवाइज बाद में वो आप। चलिए, अब हम बात करेंगे, वैसे हम कर चुके हैं बेसिक मैथ्स में इस टॉपिक पे बात, ताक्षणिक वेग। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये होता है किसी क्षण विशेष पर वेग। याद है आपको, जब हम एक समय अंतराल के लिए बात करते हैं, जब हम एक समय अंतराल, बड़े समय अंतराल के लिए बात करते हैं, तो उसे हम औसत वेग कहते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर एक बड़ा समय अंतराल है, T1 से लेकर T2, 2 मिनट, 5 मिनट, ये एक बड़ा समय अंतराल है। और जब हम एक बहुत छोटे समय अंतराल के लिए बात करते हैं, 0.0000001 सेकेंड, इतने छोटे समय पे बात करते हैं, तो उसको हम ताक्षणिक वेग कहते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स का फंडा याद है कि अगर हम, तो समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे टाइम बराबर 0 पे मान लो आप यहाँ पर हो, और एक टाइम आया, टाइम बराबर t, टाइम बराबर 0 पर आप यहाँ पर हो, आपने x दूरी तय की और आप यहाँ पहुंच गए टाइम बराबर t पर। फिर हमने एक बहुत छोटा सा समय अंतराल ऐड किया, टाइम बराबर t प्लस डी टी, तो छोटा सा समय अंतराल ऐड किया dt। इस छोटे से समय अंतराल में आपने छोटा सा विस्थापन किया dx। तो ये जो छोटा सा विस्थापन है डिवाइड बाय छोटा सा समय है, इसको अपन ताक्षणिक वेग के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो कैसे प्लॉट होगा, मान लो टाइम बराबर टी पर आप यहां पर हो, टाइम बराबर टी पे आप यहां पर हो। अब मैं बोल रहा हूं टाइम बराबर टी में छोटा सा अल्प समय, बहुत छोटा होता है ये, बहुत छोटा सा समय जोड़ा, तो आपने हल्का सा विस्थापन किया और यहां से आप बहुत हल्का सा विस्थापन करके आगे चले गए dx, बहुत हल्का सा विस्थापन। अब आपका नया वेक्टर ये वाला है, ये मैं कहना चाह रहा हूं इस तरीके के केस के लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर आई, ये आपका क्या हो जाएगा, आर एफ। तो अगर आप इस तरीके से बात कर रहे हो कि आपने समय को बहुत छोटा कर दिया, तो v औसत, v एवरेज में आप एक कंडीशन लगा रहे हो कि आप डेल्टा टी को बहुत छोटा कर रहे हो, तो फिर वो v ताक्षणिक बन जाता है।
बेसिक मैथमेटिक्स में अवकलन के अंदर हम ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कितने बच्चों ने रिलेट कर लिया है? इसीलिए कोई बच्चे ने अगर बहुत लेट ज्वाइन किया है क्लास के अंदर या यहीं से पढ़ना स्टार्ट किया है तो एक बार समय निकाल करके बेसिक मैथ्स और वेक्टर जरूर देखना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। मैंने ये बात बहुत बार रिपीट भी की थी, बिना बेसिक मैथ्स के बिना वेक्टर को पढ़े आप फिजिक्स स्टार्ट कर ही नहीं सकते। अब आपको याद आया, हमने बेसिक मैथ्स में डिस्कस किया था कि जब हम समय अंतराल को छोटा 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 करते जाते हैं, देखो ना यहाँ पे वी एवरेज को अपन क्या लिख सकते हैं? वी एवरेज को अपन लिख सकते हैं यहाँ से आर एफ माइनस आर आई ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अब इस डेल्टा टी को अपन छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, अपन एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और फिर ये आपका ऐसा दिखेगा डी एस अपॉन डी टी। तो ये आपका होता है ताक्षणिक वेग, ऐसे आप लिख सकते हो। या फिर यहाँ के हिसाब से लिखो तो यहाँ के हिसाब से v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसे हो जाएगा। पर मोटी मोटी बात यह है कि किसी क्षण विशेष पर जब वेग दिखा जाता है तो उसको ताक्षणिक वेग कहते हैं। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। जैसे मान लो आपने 8 बजे आप घर से निकले, 9 बजे आप एक जगह पहुंच गए, उसके बीच का रास्ता 100 किलोमीटर है, तो आपका औसत चाल कितना हुआ? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुनो, जैसे आप 8 बजे अपने घर से निकले, 9 बजे एक स्थान पर पहुंच गए, जो स्थान आपके घर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपका औसत वेग कितना हुआ? तो टोटल आपने कितना तय किया? 100। मान लो सीधा ही गए थे आप, और समय कितना लगा आपको? 1 घंटा। तो 100 किलोमीटर तय किया, 1 घंटा लगा, तो आपकी औसत चाल कितनी, औसत वेग कितना हो गया? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। पर अगर आपके पापा आपको फोन करके एग्जैक्ट 8:10 पे पूछते हैं कि बेटा एक बात बताना, किस स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, तो आप बोलते हो पापा मैं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ। तो ये जो आपने बताया है, ये आपने क्या बताया? ताक्षणिक वेग बताया है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझा रहा है कि ताक्षणिक और औसत में फर्क क्या है। औसत में आपने एक समय अंतराल लिया, 1 घंटे का समय, 1 घंटे में 100 किलोमीटर चले तो 100/1, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड है। और ऐसा थोड़ी है कि 100 हमेशा चल रहे होंगे, कभी 120 भी हुआ होगा, कभी आपने ब्रेक भी लगाया होगा, पर औसतन आप 100 किलोमीटर तय किए हो 1 घंटे के अंदर। एक और बात, मान लो फिर आपके पापा ने आपको डांटा, ऑब्वियस सी बात है डांटेंगे, इतनी तेज चलाओगे गाड़ी तो। उन्होंने फिर आपको फोन किया 8:55 पे और आपसे पूछा, बोला बेटा आप कितनी स्पीड चल रहे हो? पापा को देख के आपने ब्रेक लगा के बोला पापा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा हूँ। तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? ताक्षणिक, क्षण विशेष पर लिखा है ना मैंने, क्षण विशेष। ऐसे गॉट इट एवरीवन? मीनिंग समझ में आ गया ना इसका? थोड़ा सा बेसिक मैथ्स पढ़ लो समय निकाल करके, कोई बात नहीं है। कोई लेट भी ज्वाइन किया है, आज के आज दिन में 2-3 लेक्चर देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट काम खत्म करो। जस्ट फिनिश योर बेसिक मैथ्स, फिर आप देखो आपको फिजिक्स ऐसे समझ में आएगी। बहुत मेहनत की हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स वेक्टर के ऊपर, और यकीन मानना उसके बाद ही फिजिक्स समझ में आना शुरू होता। तो ये क्लास अटेंड करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। साइड में चुपचाप आज से ही क्लास खत्म होते ही बेसिक मैथ्स लेके बैठ जाओ, नोट्स बनाते जाओ, साथ साथ फटाफट फटाफट लेक्चर देखें। 2-2, 4-4, 5-5 लेक्चर एक दिन में देख रहे हैं। जुनून ये होना चाहिए कि जब तक बेसिक मैथ्स खत्म नहीं होगा अपने टेबल से उठूंगा नहीं मैं, ये चीज। अच्छा, एक काम का पॉइंट, वी ताक्षणिक की दिशा, ये ध्यान से सुनना, इसकी दिशा कहां से कहां होती है, गौर फरमाइएगा सब बच्चे। इसकी दिशा उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ओर होती है। उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ओर होती है। जैसे आप इस रास्ते को फॉलो करते हुए जा रहे हो, आपको इस पॉइंट पर ताक्षणिक वेग चाहिए, आपको इस पॉइंट पे 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 ताक्षणिक वेग चाहिए। आप ऐसे आगे जा रहे हो, ये आपका रास्ता है,
आपको हर पॉइंट पे ताक्षणिक वेग चाहिए। सुनेंगे ध्यान से। ताक्षणिक वेग का मतलब होता है जिस पॉइंट पे ताक्षणिक वेग चाहिए उस पर स्पर्श रेखा बना दो। ये हो गई इस पे डायरेक्शन। जिस पॉइंट पे ताक्षणिक वेग चाहिए उस पर स्पर्श रेखा बना दो। स्पर्श रेखा टच करके निकलती है। इस पॉइंट पे चाहिए स्पर्श रेखा बना दो। इस पॉइंट पे चाहिए स्पर्श रेखा बना दो। इस पॉइंट पे चाहिए स्पर्श रेखा बना दो। तो ये बताएगा ताक्षणिक वेग 1 पर, ये बताएगा ताक्षणिक वेग 2 पर, ये बताएगा ताक्षणिक वेग 3 पर, ये बताएगा ताक्षणिक वेग 4 पे, ये बताएगा ताक्षणिक वेग 5 पे। ऐसे ये ताक्षणिक वेग को के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको एक सवाल देता हूँ। चलिए आगे देखें। ऐसे आपकी वस्तु चलती भी जा रही है ना, यहाँ से ऐसे चलती भी जा रही है, ऐसे घूम ऐसे जा रही है। ये रास्ता है इसके जाने का, ये पथ है। इस पथ पे जा रही है, मान लेते हैं। अपन को इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर v ताक्षणिक एवं v औसत की दिशा बतानी है। शुरू करें। सबका ध्यान बोर्ड पे बाद में लिख लेना। v औसत के लिए क्या है? v औसत के लिए यह है कि जो विस्थापन की दिशा होगी वही v औसत की दिशा होती है। और v ताक्षणिक के लिए क्या है? v ताक्षणिक है जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट पे स्पर्श रेखा बनाओ। भाई यही तो सिखाया था, चेक करो। v ताक्षणिक का मतलब है जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट पे स्पर्श रेखा बनाओ। और v औसत में मैंने क्या लिखवाया था? इसकी दिशा वही होती है जो s वेक्टर की होती है। सबका ध्यान बोर्ड पे, ध्यान से देखेंगे। मैं इसको v एवरेज से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं इसको v इंस्टेंटेनियस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, v इंस्टेंटेनियस, पहली बात इस पॉइंट पे s वेक्टर की दिशा क्या होगी? s वेक्टर कैसे होगा? प्रारंभिक सदिश और अंतिम सदिश। प्रारंभिक स्थिति ये रही, अंतिम स्थिति ये रही। तो प्रारंभिक से अंतिम की तरफ, जो प्रारंभिक से अंतिम की तरफ, ये होगा एस वेक्टर। यही वी एवरेज की डायरेक्शन होगी, है ना। ठीक है, जो एस वेक्टर की डायरेक्शन है वही वी एवरेज की डायरेक्शन है, ऐसे। अच्छा, इस पॉइंट पे एस वेक्टर कैसे होगा? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ, ऐसे। तो ये होगा एस वेक्टर, यही वी एवरेज की डायरेक्शन भी होगी। औसत की दिशा यही होगी। इस पॉइंट पे ये होगा एस वेक्टर, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ, यही वी एवरेज की डायरेक्शन भी होगी। पॉइंट 2 पर
प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ, ये होगा एस वेक्टर, यही वी एवरेज की डायरेक्शन भी होगी, है ना? तो वी एवरेज की डायरेक्शन बनाना मुश्किल थोड़ी है। आप प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर जो सदिश जाता है, वो होता है आपका कौन सा सदिश? विस्थापन सदिश। उसी की दिशा में वी एवरेज। तो यहां तक तो क्लियर है एवरीवन? पक्का? अब हमको ताक्षणिक बनाना है। ताक्षणिक में लोड है ही नहीं। ताक्षणिक में स्पर्श रेखा बनाते हुए चलो, बनाओ स्पर्श रेखा। इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा भी उस तरफ ही आ रही है, ठीक है। तो जो वी एवरेज आ रहा है उसी डायरेक्शन में वी इंस्टेंटेनियस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्पर्श रेखा बनाओ, ये है वी इंस्टेंटेनियस स्पर्श रेखा। इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा बनाओ, ये है वी इंस्टेंटेनियस। इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा बनाओ, ये है वी ताक्षणिक। ऐसे समझ आ गया कि वी ताक्षणिक दिशा कैसे लिखते हैं? पहले आप विस्थापन की डायरेक्शन बनाओ। विस्थापन की डायरेक्शन क्या होती है? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर। जो उसकी डायरेक्शन है वही वी एवरेज की है, ठीक है। और अगर आपको ताक्षणिक चाहिए तो उस पॉइंट पे स्पर्श रेखा बना दो, जो स्पर्श रेखा की होगी वही ताक्षणिक होगी। सिंपल। ठीक है दोस्तों, चलो लिख लो, अब बना लो डायग्राम अच्छे से। डन है। अब हेडिंग लगाएंगे औसत चाल। एवरेज स्पीड, औसत चाल, एवरेज स्पीड। हाँ, तो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे। अब देखो जैसे विस्थापन में समय का भाग लगाया तो आपके पास क्या आया? वेग आया। वैसे ही अगर आप दूरी में समय का भाग लगाओगे तो आपके पास चाल आएगा। तो आप सिंपल बोल सकते हैं औसत चाल जो है
औसत चाल होता है तय दूरी डिवाइड बाय दिया गया समय। तो तय दूरी मान लेते हैं एस है, समय लिया टी, या डी मान लो। तय की गई दूरी डी है, समय लिया टी, तो डी बाय टी। सिंपल डी, ये दूरी है ना, दूरी को अपन डी बोल रहे हैं, डिस्टेंस डी। अच्छा, ये कैसी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है, तो औसत चाल भी एक अदिश राशि है। अच्छा, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड। ऊपर दूरी है, दूरी मतलब लंबाई, नीचे समय, समय मतलब सेकंड, दूरी बटा सेकंड। अच्छा, एक बात और, जैसे दूरी हमेशा विस्थापन के परिमाण से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है, वैसे ही दूरी में समय का भाग दिया तो चाल आया ना, तो चाल हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा वेग से, वेग के परिमाण से। जैसे विस्थापन और दूरी को अपन कंपेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक वेक्टर है, एक स्केलर है, एक अदिश है, एक सदिश है। वैसे ही अपन चाल और वेग को भी कंपेयर नहीं कर सकते, पर अपन वेग के परिमाण को चाल से कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये बराबर कब होगा? ये तब बराबर होगा जब दूरी और विस्थापन बराबर हो। दूरी और विस्थापन बराबर कब होते हैं? जब वस्तु सीधी रेखा में चले बिना अपनी दिशा को परिवर्तित किए। सीधी रेखा में गमन बिना दिशा बदले। ऐसे, ठीक है। और औसत चाल जो है वो भी एक समय अंतराल के लिए परिभाषित है, तो ये भी एक एक समय सीमा के लिए परिभाषित है ना। लिख लो, यह भी समय अंतराल के लिए परिभाषित है। एक समय अंतराल के लिए परिभाषित। डन। बस ये कहानी है। अब एक लास्ट सवाल दे रहा हूँ घर के लिए, वो सवाल आप घर से करके लेके आओगे, वर्क कह सकते हो उसको। आपकी एक वस्तु है जो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, ऐसे जाती है 6 मीटर, फिर ऐसे ऊपर जाती है 8 मीटर, फिर ऐसे जाती है 10 मीटर, 37 डिग्री के एंगल पे। यहाँ टाइम था 0 सेकेंड, यहाँ टाइम था 7 सेकेंड। क्या क्या फाइंड आउट करना है? एस वेक्टर, मॉड ऑफ एस वेक्टर, या सिंपल एस कैप, वी एवरेज वेक्टर, वी एवरेज वेक्टर का परिमाण, दूरी, औसत चाल, वी एवरेज का कैप, ये सब आपको फाइंड आउट करना। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। और इसको आज फिनिश अप करके रखें, ठीक है? दैट्स इट। चलो बढ़िया से करना।